नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर और दुर्ग जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। सुबह रायपुर के ईदगाह भाटा मैदान से आज के दौरे की शुरुआत हुई है। ईदगाह भाटा मैदान में आयोजित ईद उल फितर कार्यक्रम में शामिल होकर प्रदेशवासियों को ईद की बधाई सीएम बघेल ने दी है। ईदगाह भाटा मैदान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित माटी पूजन दिवस और अक्ति तिहार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा और उद्घाटन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों ये सारे कार्य किए जाएंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे भिलाई स्थित स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में भी विभिन्न विकास कार्यों की सौगात सीएम भूपेश बघेल देंगे। बेरोजगारी की दिशा में छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ शीर्ष से दूसरे स्थान पर आया है। बीते दिनों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा आंकड़ा जारी किया गया, जहां अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.6% दर्ज की गई है, जो कि राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे न्यूनतम स्तर है। CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 0.2% के साथ हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है। वहीं 0.6% के साथ छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम बघेल इस दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना कर खेत में ट्रैक्टर चलाकर बीज बुआई भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन और जैविक दूध उत्पादन हेतु डेयरी का लोकार्पण करेंगे। साथ ही डॉपलर वेदर राडार का शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान किसानों को उन्नत बीज, बायो फर्टिलाइजर एवं कृषि यंत्रों का वितरण भी किया जाएगा। साथ ही अक्ति तिहार गीत की कवि श्री मीर अली को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा पर अमल शुरू हो गया है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर 24 घंटे के भीतर 5% अतिरिक्त महंगाई भत्ते देने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों को 22% महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कर्मचारी केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता देने की मांग थी, जिसका समर्थन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने किया है और कहा है कि केंद्र सरकार 34% डीए दे रही है। कई राज्य भी अपने कर्मचारियों को 34% डीए दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ 17% डीए दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। आज केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34% डीए दे रही है। कई प्रदेशों ने इसकी स्वीकृति दे दी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश 17% डीए में चल रही है। बमुश्किल 5% डीए बढ़ाने की घोषणा की। और हम देखेंगे तो केंद्र से सारी बातों पर छत्तीसगढ़ की सरकार एक उदाहरण देने का प्रयास करते हैं कि डीए की जब बात आती है तो पीछे क्यों हट रही है। जब आप आर्थिक स्थिति मजबूत होने की बात करते हैं, बाजार की बात करते हैं, बाकी सब चीज़ों का उल्लेख करते हैं, तो क्या राज्य सरकार के कर्मचारी गुनाह किए हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी को जो मिल रहे हैं उससे आधा भी ना मिले? तो इस प्रकार से जो राज्य सरकार के कर्मचारी को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है उचित नहीं है। 34% डीए का अधिकारी है, 34% डीए उनको मिलनी चाहिए। सरगुजा जिले में बीते दिन तेज गरज के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली है। इसी दौरान दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम महेशपुर कोरवापारा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक 18 वर्षीय युवक की बिजली की चपेट में आने के बाद अंधविश्वास का खेल घंटों तक चलता रहा। दरअसल दरिमा के ग्राम महेशपुर के रहने वाले ज्योतिष प्रकाश टोप्पो और उसका बेटा गेहूं की फसल की रखवाली और कटाई करने के लिए खेत में काम कर रहे थे। उसी दौरान तेज आंधी तूफान के साथ
बिजली चमक रही थी, जिससे बचने के लिए दोनों खेत के पास बने घर में चले गए। उसी दौरान आसमानी बिजली ने 18 वर्षीय पुत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आसपास के लोगों को बुलाकर उसे 108 एम्बुलेंस में ले जाने की तैयारी की गई। इसी दौरान गांव के ही बुजुर्गों द्वारा गोबर के लेप लगाने से ठीक होने की बात कही गई, जिसके बाद एम्बुलेंस के आने के पूर्व अंधविश्वास का खेल चलता रहा। वहीं युवक के पूरे शरीर में गोबर का लेप लगाया गया, लेकिन 1 घंटे के बीच किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हुई और इसी बीच 108 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई, जहां उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने चेकअप के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। गेहूँ काटल ला इकट्ठा करे गए रहन, वही समय अचानक आंधी तूफान आइस। जब आंधी तूफान आइस उस समय खेत में ही एक ठो घर बनी से हमर, वही घर में हमन उधाए बरे गए। वही समय सिर्फ एक बार तेज बिजली चमकिस और घटकिस और एक ही बार में अचानक मोर लड़का अमित कुमार टोपोला अपन चपेट में ले ली। हमन ला आदमी बताइन बुजुर्ग मन कि नहीं गोबर ला थोप के देखा, संजोग ईश्वर अगर दया करे तो बच सकत है। तो हमन वही अपन देहात हिसाब से वो विधि ला अपनाएन और गोबर में पूरा शरीर ला हमन पोत देहन। रायगढ़ में पिछले 5 मार्च से जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा ओपी जिंदल औद्योगिक पार्क पूंजी पथरा में बिजली की कटौती की जा रही है। कई बार जिंदल के अधिकारियों से मिलने और बात करने का भी अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। बीते दिनों फिर मजदूर दिवस के दिन जिंदल स्टील पावर लिमिटेड द्वारा औद्योगिक पार्क में पूर्णतः ब्लैकआउट कर दिया गया, जिससे कि मजदूरों के आवश्यक संसाधन की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। कुछ दिनों पहले बिजली कमीशन द्वारा कुछ उद्योगों को बिजली देने का आदेश दिया गया था, तो बाकी उद्योगों को भी उम्मीद जागी थी, पर जिंदल द्वारा किसी प्रकार की कोई पॉजिटिव गतिविधियां नहीं मिली, जिसके बाद जिंदल 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है और औद्योगिक पार्क को मात्र 250 मेगावाट बिजली की जरूरत है। पर बिना कोई नियम कानून को मानते हुए उनके अधिकारी मार्केट में बिजली उचित दर में बेच रहे हैं और औद्योगिक पार्क में बिजली नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से 10,000 परिवारों का घर चलना मुश्किल हो गया है। अंततः थक हार कर आज औद्योगिक पार्क के सभी प्लांट मालिक और सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों और मजदूरों ने रामलीला मैदान से पैदल मार्च निकालकर रायगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन देकर गुहार लगाई है। सर, बिजली का आपूर्ति जो है पूरा किया जाए, इससे क्या है इंडस्ट्रियल पार्क पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और पूरी तरह से फिर से चालू किया जाए। रैली तो पावर की समस्या से हम जूझ रहे हैं, तो वो तो उसके लिए हमारी कार्रवाई चली रही थी, लेकिन कल मई दिवस जो कि मजदूर का दिवस है, उसमें जिस ढंग से उसने ब्लैकआउट किया तो वो बड़ी तकलीफ दे थी और हमें मजबूरन उसी समय ये डिसीजन लेना पड़ा। ये तो हमारे जो मजदूर भाई हैं, अगर उनको भी तकलीफ देने की कोशिश करेंगे तो हम बताओ क्या करते। हमें तो रैली लगानी हमारी मजबूरी हो गई। ये तभी तो रैली का कोई ऐसा शेड्यूल नहीं था हमारा। हम तो चल रहे थे कि भाई लीगल वे में कुछ कर दे या प्रशासन की बात मान ले, लेकिन वो समझ में आ गया कि प्रशासन की बात क्या मानेगा, वो अपना प्रशासन एक अलग से चलाता है, जो समझ में आ रहा है। हाँ, ये बोल रहे हैं जिंदल ने इनकी बिजली जो है बंद कर दी है। जो जिंदल पार्क है जो यहाँ पूंजी पथरा में, जहाँ पर इनके सबके प्लांट्स हैं, तो 5 उद्योगों को वो दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है वहाँ पर इन्होंने आवेदन लगाया हुआ है। आजकल में इनकी हियरिंग है, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने इनको 5 को छोड़ के बाकी का बंद कर दिया। वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आई हुई है, तो अभी बात करते हैं, उनसे कोशिश करते हैं जल्दी से। सूरजपुर के कुदरगढ़ पुलिस चौकी क्षेत्र के भंवरखो गांव में पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर लाश को घर पर छिपाकर रखने का मामला सामने आया है। दरअसल भंवरखो निवासी मृतिका गंगाबाई के पति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जहां नशे की हालत में आरोपी ने पत्नी के डंडे से पीट कर उसे मार डाला और 2 दिनों तक शव को घर पर ही रखा। ऐसे में ग्रामीणों को भनक लगने पर 1 मई को पुलिस को सूचना दिए, जहाँ पुलिस ने तत्काल आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देर रात होने के कारण बीते दिन शव पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल कुदरगढ़ और बोड़गी पुलिस मौके पर विवेचना में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर मृतिका की हत्या को लेकर ग्रामीण बेहद आक्रोशित है। सूचना मिला कि कैलाश सिंह अपनी औरत को मार के मरवा दिया है। सूचना पर हम लोग मौके पर आए, देखे पूछताछ किए गाँव वालों को, तो ये पाया गया कि कैलाश सिंह अपनी पत्नी के साथ विवाद करके हाथ में लाठी डंडा से मार के हत्या कर दिया है और अपने
पत्नी की मृतिका जो है गंगा सिंह, उसकी शव को खटिया में रख कर सुला दिया है। रिपोर्ट पर मर क्रमांक 174 CRPC कायम किया गया है, तो सदीरों में ही अपराध धारा 302 IPC का कायम कर विवेचना में दिया गया है। विवेचना जारी है और जो आरोपी है कैलाश सिंह अपने कस्टडी में है, आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। कवर्धा में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाने में जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कवर्धा जिले का एक ऐसा ग्राम पंचायत सिंहपुर जो जिले में लगभग 55 किलोमीटर दूर वहां पर है, जहां शासन द्वारा 3,50,000 रुपए की राशि से बनाए गए सामुदायिक शौचालयों में भारी गंदगी देखने को मिल रही है, जहां ग्रामीणों को इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहा। यूं तो मानो कि सरपंच और सचिव ने सामुदायिक शौचालय केवल दिखावे के लिए ही बनाया है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां एक ओर स्वच्छता मिशन को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर पंचायत के सरपंच और सचिव इस योजना की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ग्रामीणों को लाभ नहीं मिलने से परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। बहरहाल देखना अब ये होगा कि कब तक ग्रामीणों को शौचालय का लाभ मिल पाता है। वहीं पंचायत प्रतिनिधि इस मुद्दे से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। अगली खबर सरगुजा से, जहां दरिमा मुख्य मार्ग स्थित ग्राम कंठी खाला और सोहगा में नहर के किनारे 14 लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर घर बनाया गया था, जिसे जमीन दोज करने के लिए इरिगेशन विभाग के द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया। बार बार नोटिस देने के बावजूद इन लोगों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस पर बीते दिन प्रशासन दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर किए गए अतिक्रमण को हटाई। अतिक्रमणकारी शांति रजक ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसे हटाने के लिए 2 घंटे की भी मोहलत नहीं दी गई। घर में रखा सामानों को भी नहीं निकालने दिया गया, जिसे JCB से तुरंत ही ढहा दिया गया, जिससे घर के सभी सामान को नुकसान हो गया है। अब वे लोग घर टूटने के बाद सड़क के किनारे आ चुके हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मेरे घर में कोई नहीं थे, मैं अकेली थी। मेरे सास ससुर अपनी बेटी के यहाँ गए थे और ये लोग आए एकदम चमका धमका के तोड़ने के लिए, हटा सामान निकालने के लिए एकदम फेंक दिए रोड में, सब सामान को बाहर फेंक दिए। अभी तो 2 घंटा के लिए तो टाइम मांगी थी कि बाहर निकालने दीजिए। को 2 नोटिस दिया गया था, उसके बाद भी पिछले साल भी दिया, अभी भी दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद में राजस्व विभाग के द्वारा भी एक्सरसाइज किया गया, उनके द्वारा भी कार्रवाई के लिए पहले मौका दिया गया था कि आप लोग हटा लें, बट नहीं हटाए, तो राजस्व विभाग के साथ में हटा रहे हैं। आरोप क्या है इनके पास जो है बस्ती के अंदर भी पक्का मकान है और ये शासकीय भूमि पर जो है अतिक्रमण कर रहे हैं। कुछ जो है PWD सड़क की भूमि उसमें आती है और बाकी जो है शेष नहर के अंदर, आप उसको देख ही रहे हैं कि नहर के अंदर जो है मकान का निर्माण पिलर खड़ा करके किया गया है। तो वैसे में हमारा सड़क चौड़ीकरण भी बाधित हो रहा है प्रथम दृष्टया, और पीछे जो है नहर जो है पूरी तरह से जो है बाधित हो गया है। मंगलवार को देश भर में ईद उल फितर का त्यौहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ईद को लेकर मस्जिदों में खूबसूरत रोशनी देखी गई है, तो वहीं सेवइयों का बाजार भी सजा हुआ है। सेवाई यहाँ सब बनारसी, इलाहाबादी सब, और बहुत अच्छा है। यानी अभी ईद के त्यौहार में सब पसंद करते हैं और अच्छा कारोबार है यानी सेवाई का। अभी ईद के मौके पे सेवाई हमारे यहाँ मीठा यानी चलता है। कैसे सेवाई किस तरह अभी कोविड काल में 2 साल तो लॉकडाउन में बहुत यानी लोगों की स्थिति है, लेकिन अभी फिर मार्केट यानी अच्छा है, यानी कारोबार बढ़िया नहीं हो रहा है। किस टाइप की सेवाई ज़्यादा बिक्री हुई है? सेवाई यहाँ पर सिंगल फ्राई, डबल फ्राई, हमारी बनारसी इलाहाबादी आती है और सेवाई आती भुंजी, ये सब बिकती है। नहीं, सरगुजा वासियों को 42 डिग्री के सीमा के तापमान के बाद पश्चिमी विक्षोभ से आंशिक राहत है। आगामी 2-3 दिनों तक पारे में 2 से 3 डिग्री गिरावट की संभावना है। रविवार को मौसम विभाग द्वारा शहर का अधिकतम पारा 41.5 डिग्री एवं न्यूनतम पारा 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस समय में अभी गरज चमक हो रही है यहाँ पे। ठंड के बाद मार्च में जब सूर्य के सापेक्ष जो पृथ्वी की स्थिति है, ये जब कर्क रेखा की ओर बढ़ती है तो अपने उत्तर भारत में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस बीच में अगर कोई पश्चिमी विक्षोभ आ जाता है या कोई परिसंचरण, कोई चक्रवात
बंगाल की खाड़ी में बनता है तो उससे राहत रहती है, लेकिन लगातार तापमान बढ़ता ही जाता है। इस समय में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, दो पश्चिमी विक्षोभ इस समय सक्रिय हैं, तो उसके चलते अगले 1-2 दिन अभी तापमान में कमी दर्ज की जाएगी और गर्मी से राहत मिलेगी। रविवार की शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की। कर्मचारी हित में सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बाद अब भी कर्मचारी वर्ग में असंतोष की स्थिति नजर आ रही है। कर्मचारियों की माने तो ये महंगाई भत्ता उन्हें जनवरी माह से प्रदान किया जाना था, लेकिन इसे मई से लागू किए जाने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बीती शाम कर्मचारियों की बैठक भी रखी गई, जहाँ महंगाई भत्ता समेत कर्मचारियों की तमाम मांगों पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद इन विषयों को लेकर कर्मचारियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय कर्मचारियों के लिए कल 5% तक महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनका 2,500 से 7,000 रुपये तक की बढ़ोतरी महंगाई भत्ते से होने वाली है। और उन प्रदेश के कर्मचारियों से ही बातचीत करेंगे, उनसे ही जुड़ेंगे सीधे। क्या इस जो भत्ता दिया जा रहा है उससे आप लोग खुश हैं? किस तरह की बातें आप करना चाहेंगे? क्या देखिए, कल मजदूर दिवस के दिन और दिन भर मजदूर दिवस मनाने के बाद कैबिनेट की बैठक के बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ता पर कोई निर्णय न होने से कर्मचारियों में व्यापक आक्रोश था। हमने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की एक आपात बैठक आज शाम को 6 बजे बुलाई है और उसमें रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे किया जाए। इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को 9-9:30 बजे ट्वीट करके 5% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। ये 5% महंगाई भत्ता 1 मई से दिया जाएगा। महंगाई भत्ता हमेशा 1 जनवरी और 1 जुलाई से मिलता है। आज हमारा छत्तीसगढ़ का कर्मचारी 17% से 5% बढ़ के 22 होगा, लेकिन केंद्र सरकार का कर्मचारी, राजस्थान का कर्मचारी, झारखंड का कर्मचारी और मध्य प्रदेश का कर्मचारी 34% प्राप्त करके आज भी हमसे 12% ज़्यादा प्राप्त करेगा। हम 1 जनवरी से अप्रैल तक के महंगाई को झेल चुके हैं और आप 1 मई से महंगाई भत्ता देंगे तो आदेश जारी होने के पहले 2 बात स्पष्ट होना चाहिए। हमारा 1 जनवरी 2020 से 4% और 1 जुलाई 2020 से 3%, ऐसा शुरू का 7% लंबित था। ये बीच का 5% एक इसमें जाएगा कि एक इसमें जाएगा, ये भ्रम है। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। दूसरा, देय तिथि से ही महंगाई भत्ता मिलना चाहिए जो केंद्र सरकार देती है। कुल मिलाकर के 5% महंगाई भत्ता, कल जो मुख्यमंत्री जो बोले थे ना चुटकी में बासी, वही स्थिति है और कर्मचारियों में आक्रोश है। लंबित महंगाई भत्ता शीघ्र दिया जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम जो कर्मचारी हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 5% तक महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद भी अब भी असंतुष्ट हैं और अब भी आज जो है इससे लेकर बैठक भी रखी गई है। शाम को इन तमाम चीज़ों पर, तमाम मुद्दों पर बड़ी बैठक रखी गई है। इस बैठक में तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा किया जाएगा और आखिरकार क्या रणनीति बनती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को विकसित करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। राम वन गमन पथ को इस दिशा में बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के जंगल, झरनों और अन्य वाटर बॉडी को पर्यटकों के लिए सुगम बनाने और सुविधाओं को विकसित करने के क्या-क्या प्रयास हो रहे हैं, इस पर हमारे सहयोगी आशीष तिवारी ने पर्यटन बोर्ड के MD अनिल साहू से खास बातचीत की। VIP न्यूज़ में इस वक्त बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हम उनका परिचय कराते हैं। उससे पहले हम छत्तीसगढ़ की बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में हमेशा कहा जाता है कि पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, बस उसे संवारने का या सहेजने की थोड़ी सी ज़रूरत है। संभावनाएं बहुत हैं, उन्हीं संभावनाओं को या ज़मीन पर उतारने का जिन पर बीड़ा है पर्यटन विभाग के MD इस वक्त हमारे साथ हैं अनिल साहू जी। सर, आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, छत्तीसगढ़ में टूरिज़्म को लेकर हमेशा ही कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा संभावना है। इसे आगे बढ़ाने के लिए या इसे मतलब ज़्यादा लोगों को मतलब यहाँ तक आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास अभी किए जा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है हमारा, एक तो वनवाहल प्रदेश है। हमारी प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे राज्य का, हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, हमारे आदिवासी संस्कृति है, हमारे लोक संस्कृति है, ये सारे इसकी विशेषताएं हैं। और इसमें विगत दिनों जो प्रयास हुए हैं, खास करके आपको जानकारी होगी, एक तो रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए राम वनगमन पर्यटन परिपथ का अवधारणा की गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और ये संभवतः छत्तीसगढ़ पहला ऐसा प्रदेश है जो कि इस दिशा में काम कर रही है।
और हमारे जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है वहाँ भी इसके प्रयास हुए थे, पर वहाँ कुछ फलीभूत अभी तक नहीं हुआ है, जबकि हम यहाँ इसके तहत 3 डेस्टिनेशंस को हम कवर कर चुके हैं। प्रदेश के 9 ऐसे प्रमुख स्थल हैं। उत्तर में सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़ से लेकर दक्षिण में रामारम तक 9 ऐसे प्रमुख स्थल हैं। उसमें और भी कुछ स्थल अभी जुड़ रहे हैं। तो इसमें जहाँ भगवान राम के चरण पड़े थे वनगमन के दौरान, उसमें एक तो रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर प्लस जो यात्री की सुविधा, उनके लिए सुविधाएं जैसे टॉयलेट हो गया, कैफेटेरिया हो गया, वहाँ जो भी अवशेष भगवान के हैं उसका जीर्णोद्धार हुआ। नदी तट बहुत सारे हैं, जैसे महानदी तट में अपने राजिम हैं प्लस शिवनारायण है, इसके सौंदर्यीकरण हो गए। जो भगवान राम की भव्य प्रतिमा थीम वाइज, जहाँ शिवरी नारायण में माता सबरी से मेल खाते हुए, राजिम में भगवान शिव का पूजा करते हुए, इस अवधारणा पे पूरा इसको ले रहा है। आखिर अभी सिहावा के DPR बन गया है, तो सिहावा नगरी में भी काम जल्दी चालू हो रहा है। तो ये तो एक एस्पेक्ट रहा। दूसरा आपको ध्यान होगा जो चित्रकूट, हमारे जो इंद्रावती में जलप्रपात, जिसको कि भारत का न्यायगरा कहते हैं, तो इस तरह के हमारे जो करीब 13 डेस्टिनेशंस जो कि ट्राइबल सर्किट के तहत ये इनका विकास किया था। और ये भी एक मेजर जो हमारे एक एकोमोडेशन जो टूरिस्ट के लिए प्रदान करता, साथ में उसमें जो लोकल आर्टिसंस हैं उनके लिए एक वर्कशॉप प्लस उनके रहने के लिए सुविधा, ये सब भी उसमें प्रावधान किया। अभी लेटेस्ट जो हुआ है मैनपाट में हुआ है। तो ये भी एक हमारे जो पर्यटक सुविधा बढ़ाने के लिए दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं उसका एक प्रतिफल है। और हाल ही में आप जो सुने हैं कि बहुत सारे हमारे जल भंडार हैं, डैम्स हैं, जहाँ की वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक जल संसाधन विभाग की तरफ से उसमें सहमति मिल चुका है। तो इसमें ऐसे 9 जलाशय हैं। कोरबा में तो मेजर है, 2 जगह तो चल ही रहे हैं, गंगरेल में और सतरंगा में। तो बाकी 7 जलाशय से और हैं जहाँ की हम वाटर स्पोर्ट्स का उसमें विस्तार करने वाले हैं। बहुत जल्दी इसमें टेंडर वगैरह होंगे। और कुछ ऐसे रिसोर्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे खूंटा घाट के लिए आज ही अभी विगत सप्ताह मिला, उसके लिए हमें अनापत्ति मिल गया सिंचाई विभाग से। तो खूंटा घाट जलाशय में भी ऐसे कॉटेजेस, पर्यटक सुविधाओं के साथ एक आइलैंड में रेस्टोरेंट, उसका भी काम चालू हो रहा है। सतरंगा में जो कैपेसिटी हमारा है उसको और बढ़ा रहे हैं उसमें। और सतरंगा में जो SCCL से हमें CSR से कुछ फंड मिले हैं, जहाँ के हम जो मोटर बोट की संख्या वहाँ बढ़ा रहे हैं, तो अपने जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के प्रयास हमारे पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। और इसके आगे चल के आपको एक और भी जल्दी देखने को मिलेगा, जो हमारे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ की निजी जो फार्म हाउस हो गया, बाकी ऐसे संरचनाएं होगी जो कि होम स्टे के लिए देना चाहते हैं। जो भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं, होटलों में और रिसोर्ट्स में रुकने के बजाय कई लोग चाहते हैं ग्रामीण परिवेश में रहें, और ग्रामीण परिवेश जो बने हुए बंगले हैं, फार्म हाउस हैं, तो उसको हम रजिस्टर करने की कार्रवाई चालू किए हैं। वो आगे होम स्टेज़ के तहत टूरिस्ट को मिलेंगे, और वो काफ़ी रियायती दर में भी होंगे। और उसमें एक छत्तीसगढ़ी रहन सहन, संस्कृति, खान पान के भी इनको और भी नज़दीकी से उसमें उनको टूरिस्ट जो आएंगे उनको जानकारी मिलेगी। जैसे छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट प्लेस जो हैं उत्तर से लेके दक्षिण तक फैले हुए हैं, लेकिन एक चुनौती अक्सर पर्यटक के सामने रहती है कनेक्टिविटी की। उसको दूर करने के लिए, मतलब कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए किस तरह के प्रयास हो सकते हैं? कनेक्टिविटी के से इसमें तो क्योंकि हमारे प्रदेश में मुख्यतः रोड का नेटवर्क ही है, रेल नेटवर्क सीमित है। एयरपोर्ट रायपुर मेजर एयरपोर्ट है, बाकी 2 जगदलपुर और जो बिलासपुर हैं, ये भी बहुत बड़े एयरपोर्ट नहीं है। तो मेजर हमारे जो डेस्टिनेशन रोड से कनेक्टेड है। तो इसमें हम लोग यहाँ जो टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं उनको रोप इन कर रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं कि इसके लिए जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, हमारे पंजीकृत इनको जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हीं के माध्यम से एक टूरिस्ट को कम से कम एक डिपेंडेबल ट्रांसपोर्ट मिले, और वाहन चालक भी ऐसे प्रोवाइड हो जो कि उनको गाइड कर पाए। तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के काफ़ी हम सहायता इसमें ले रहे हैं। और अधिकतर टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनको तो हम गाइड करते हैं कि आप अगर बस्तर के लिए जाना है तो आइए रायपुर, रायपुर से फ़्लाइट लेकर बस्तर चले जाइए। बस्तर में लोकल आपको ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स से आपको सारे संसाधन मिल सकते हैं। अपने स्तर से हम 2 मिनी बसें हमारे पास हैं, जहाँ की स्पेशल कहीं ऐसे डिमांड आया तो वहाँ हम उसको उपलब्ध कराते हैं। और बाकी नेटवर्क जो है अभी तक जो डिपेंडेंट है रोड ट्रैवल पे, कुछ हम लोग प्रयास करेंगे जो कैरावैन टूरिज़्म कहते हैं,
तो कैरावन के लिए भी कुछ टूरिस्ट जो ट्रैवल एजेंसी से मेरी बात हुई है, यहाँ 2 तो उपलब्ध हैं रायपुर और कांकेर में, और भी इसमें ऐसे कैरावन की संख्या बढ़ाएं ताकि क्योंकि जो टूरिस्ट कुछ लोग कैंपिंग करना चाहते हैं, होटल मोटल में ना रुक के अपना कैरावन में भी जहाँ की टॉयलेट की सुविधा सारी कुछ हो उसी में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनको ऐसे कैरावन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास हो रहे हैं। और कुछ बहुत सारे रिसोर्ट्स में जो हम सुविधा दे रहे हैं, जो कोई हाइकिंग के लिए आते हैं, जो क्लाइंबिंग हिल क्लाइंबिंग करते हैं या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइकिंग में जाते हैं, तो ऐसे लोगों को टेंटेड एकोमोडेशन, उनके अगर प्रीवियस डिमांड रहे कि हमें सब यहाँ इतने चाहिए कि 20 टेंट चाहिए, 25 टेंट चाहिए, तो उसमें उनके डिमांड के हिसाब से उनको टेंट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। ताकि मान लीजिए कोई शिवनाथ नदी किनारे कहीं स्पॉट में नाइट कैंप करना चाहते हैं, तो उसमें एडवांस इंडिविजुअल में रहेगा, तो वहाँ टेंटेड वहाँ एकोमोडेशन की सुविधा वहाँ दे सकते हैं। तो मोस्टली रोड ट्रैवलर्स के लिए हमारा छत्तीसगढ़ जो एक स्वर्ग है, जो रेल नेटवर्क की जो थोड़ा जो उसमें कमी है, तो उसको पूरा ये रोड ट्रैवल करता है। और ये एक अच्छा है कि इसमें आप और भी प्रदेश के जो कोना कोना आप डिस्कवर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और भी स्थानीय संस्कृति से लोगों से और परिचित होने का ये अवसर देता है। सर, पिछली सरकार ने भी काफ़ी सारे मोटल्स बनवाए थे, जिनमें से कई सारे मोटल्स खुले, कई मोटल खुल नहीं पाए हैं, तो उनको फिर रीओपन करने के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, क्या कुछ योजना बनी है? ऐसे जो होटल मोटल बने थे पहले संचालित तो रहे, फिर विभिन्न कारणों से हो सकता है लोकेशन बहुत अच्छा नहीं था या फिर उसमें संचालन में कोई दिक्कत आई होगी, तो धीरे धीरे ये ऐसे हमारे लगभग 16 होटल मोटल हैं जो कि संचालन से अभी बाहर हो गए हैं, पर अभी अस्तित्व में हैं, और 14 होटल मोटल जो भी संचालित हो रहे हैं टूरिज़्म बोर्ड द्वारा। और ओवरऑल हमें बोर्ड को इसमें जो सालाना लगभग 2 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ से थोड़ा अधिक ये आय होता है, तो इनके एक्चुअली बेहतर प्रबंधन के लिए और इनमें और भी सुविधाएं विकसित करने के लिए बोर्ड के पास उतना संसाधन नहीं है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। तो इसके लिए हम निजी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए एक प्रयास था, जिसमें कि शासन के उसमें सामने रखा गया, और अभी जो निर्णय हुए हैं उसी परिप्रेक्ष्य में हुए हैं, और इसको जल्दी ही अभी शर्तें तैयार हो रहे हैं, और उसमें इनको दीर्घकालीन लीज में देने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। और इससे उम्मीद ये है कि जो हमारे जो मोटल अभी संचालन नहीं है अच्छे लोकेशन में, ये भी इनमें भी एक संचालन तो चालू होगा ही, और भी अतिरिक्त सुविधाएं भी आएंगी, इनको डेवलपमेंट राइट्स के साथ हम दे रहे हैं। और साथ में जो संचालित ऑलरेडी होटल हैं, तो वहाँ भी जैसे रूम कैपेसिटी बढ़ाना है, कहीं स्विमिंग पूल बनाना है, कहीं और चिल्ड्रंस प्ले एरिया बनाना है, कुछ और स्पोर्ट डेवलप करना है, तो इसमें कई तरह की चीज़ें उसमें आ सकते हैं निजी निवेशक आएंगे तो इससे एक तो संचालन में हमें एक पार्टनर मिल जाएंगे, दूसरा हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे नए जो प्रॉपर्टीज़, नए रिसोर्ट्स, नए डेस्टिनेशंस में उनको डेवलप करने के लिए हम अपना ध्यान देंगे, जो कि संसाधन मिलेंगे। तो ये दोनों के लिए निजी निवेशक के लिए भी मुझे लगता है फ़ायदेमंद होगा, और टूरिज्म बोर्ड के लिए तो होगा ही फ़ायदेमंद। बहुत धन्यवाद सर। तो छत्तीसगढ़ जहाँ धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक हर तरह के पर्यटन की संभावना है, उसे और निखारने का काम ये बोर्ड कर रहा है। हमारी शुभकामनाएं हैं सर के साथ, और हमें पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ सुंदर है और बेहद खूबसूरत बन के बाहर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।